नमस्कार। हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो भारत के आपराधिक इतिहास का शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला और उलझा हुआ मामला है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। हाल ही में इस पर जो अंतिम फैसला आया है, उसने हमारी पूरी न्याय प्रणाली पर कई बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निठारी कांड की। ये एक ऐसी कानूनी भूल भुलैया है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, 19। अब आप सोचेंगे कि ये 19 क्या है? दरअसल ये कोई आम संख्या नहीं है। ये वो साल हैं जो इस मामले के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली ने जेल की सलाखों के पीछे बिताए हैं। 19 साल हिरासत में रहने और कई बार फांसी की सजा पाने के बाद आज वो एक आज़ाद इंसान है। तो सवाल ये उठता है कि लगभग 2 दशक तक जेल में रहने के बाद एक घोषित सीरियल किलर अचानक आज़ाद कैसे हो जाता है? मतलब ये कैसे मुमकिन है? भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक के संदिग्ध आखिर कैसे रिहा हो गए? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है और आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। इस पूरे रहस्य को अच्छे से समझने के लिए हम इस विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, नालों में वो खौफनाक खोज। दूसरा, जांच में हुई भारी गलतियां और अंग व्यापार का शक। तीसरा, अदालतों में गुजरे कई दशक। चौथा, सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पावर यानी उपचारात्मक शक्ति। पांचवां, मीडिया का तमाशा। और अंत में एक ऐसी त्रासदी जो आज भी अनसुलझी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, नालों में खोज और सेक्टर 31 का खौफ। बात है दिसंबर 2006 की। दिल्ली से बिल्कुल सटे नोएडा के निठारी गांव में अचानक हाहाकार मच गया। वहां कोठी नंबर D5 के पीछे बहने वाले एक नाले से लापता बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिलने लगे। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। पिछले 2 साल से वहां बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। जब नाले से खोपड़ियां और हड्डियां बाहर आने लगीं तो एक ऐसी बर्बरता का सच सामने आया जिसकी कल्पना करना भी रूह कपा देता है। इस खौफनाक मंजर के बीच 2 चेहरे सबसे प्रमुखता से सामने आए। पहला, उस घर D5 का मालिक और बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंधेर, और दूसरा उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। माना गया कि 19 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें ज़्यादातर गरीब तबके के बच्चे और महिलाएं थीं। लेकिन यहाँ सबसे कड़वी सच्चाई पता है क्या है? इन पीड़ित परिवारों ने महीनों तक पुलिस थानों के चक्कर काटे थे, लेकिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। बस गरीब होने की वजह से उनकी आवाज़ को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, जांच में हुई गलतियां और अंग व्यापार का वो एंगल जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। अब देखिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे हमारे सिस्टम का खोखलापन सामने आने लगा। मतलब शुरुआत से ही इतनी बड़ी गलतियां हुई जिन पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, कंकाल निकालने के लिए खुदाई होने से पहले ही उस पूरे क्राइम सीन को एकदम असुरक्षित छोड़ दिया गया। सबूत तो वहीं दूषित हो गए ना। फिर पुलिस कस्टडी में आरोपियों के मेडिकल टेस्ट में भारी देरी हुई। रिमांड के कागजातों में अलग अलग और विरोधाभासी बातें लिखी गईं। और तो और, जो पड़ोस के सबसे अहम गवाह थे उनसे कभी ढंग से पूछताछ ही नहीं की गई। और इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसे लगभग दबा ही दिया गया। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने एक बहुत चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि शवों को जिस सर्जिकल सटीकता से काटा गया था ना, वो किसी आम इंसान या नौकर के बस की बात नहीं थी। उन्हें गहरा शक था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अंग व्यापार सिंडिकेट यानी ऑर्गन ट्रेड का गिरोह शामिल है। लेकिन जांच एजेंसियों ने क्या किया? उन्होंने इस मुश्किल रास्ते को छोड़कर एक आसान कहानी गढ़ ली और इस बड़े सुराग को कभी गहराई से तलाशा ही नहीं। यही वजह थी कि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट को जांच एजेंसियों पर बहुत सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। कोर्ट ने साफ कहा कि सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। मतलब अदालत भी समझ रही थी कि इतनी बड़ी जांच खामियां सिर्फ एक भूल या लापरवाही नहीं हो सकती। ये जनता के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था और कहीं ना कहीं मिलीभगत की तरफ भी इशारा कर रहा था। आइए अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अदालतों में गुजरे दशक और वो न्यायिक पेंडुलम जो सालों तक झूलता रहा। अगर हम इस पूरे मामले के टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो 2006 में कंकाल मिलते हैं। 2009 में सीबीआई की ट्रायल कोर्ट आरोपियों को मौत की सजा सुना देती है। मामला सालों तक खिंचता है। फिर 2023 में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सबूतों की कमी के चलते इस फैसले को पूरी तरह पलट देता है और फाइनली 2025 में सुप्रीम कोर्ट उन्हें अंतिम रूप से बरी कर देता है। यह 19 साल का कानूनी सफर वाकई बहुत भ्रमित करने वाला रहा।
लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई दो अदालतों के फैसलों में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे आ गया। खैर, इसका जवाब सबूतों में है। ट्रायल कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली के उस कन्फेशन यानी कबूलनामे पर पूरा भरोसा किया जो उसने मैजिस्ट्रेट के सामने दिया था। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जजों ने देखा कि ये कबूलनामा तो पुलिस की 60 दिन की लंबी कस्टडी के बाद दिया गया था। इसमें दबाव होने के पूरे चांस थे। और सबसे बड़ी बात, क्राइम सीन से कोई भी ऐसा स्वतंत्र फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला था जो बिना किसी शक के कोहली को उन हत्याओं से जोड़ सके। अब हम इस विश्लेषण के चौथे और सबसे अहम भाग पर आते हैं, उपचारात्मक शक्ति और अंतिम फैसला। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो 2025 में एक बहुत ही खास और दुर्लभ कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। इसे क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन या उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये सुप्रीम कोर्ट का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ तब करता है जब उसे लगता है कि उसके ही किसी पुराने फैसले से न्याय की बहुत बड़ी विफलता हो रही है। और इसी पावर का इस्तेमाल करके इस बंद हो चुके केस को दोबारा खोला गया। दरअसल हुआ ये था कि एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो गया था। एक ही तरह के सबूतों और उन्हीं गवाहों के आधार पर निठारी के 12 मामलों में तो आरोपियों को बरी कर दिया गया था, लेकिन एक मामला ऐसा था जिसमें कोहली को उन्हीं खारिज किए गए सबूतों पर दोषी माना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा और कहा कि एक ही तरह के सबूतों पर दो अलग-अलग फैसले कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिन सबूतों को 12 मामलों में कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है, उन्हीं सबूतों के आधार पर किसी इंसान को दोषी ठहराए रखना सीधे सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब समानता का अधिकार हर जगह लागू होना ही चाहिए। और अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, आपराधिक कानून अटकलों या अंदेशे पर सजा देने की इजाजत नहीं देता। शक चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, वो पक्के सबूतों की जगह नहीं ले सकता। कहने का मतलब ये है कि अपराध चाहे कितना भी भयानक हो, सिर्फ पब्लिक के गुस्से या शक के आधार पर कोर्ट सजा नहीं दे सकती। पुख्ता सबूत सबसे जरूरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, मीडिया का तमाशा और आरोपियों का क्या हुआ। इस पूरे केस में एक चीज जिसने आग में घी का काम किया वो थी मीडिया की कवरेज। अदालत में ट्रायल ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और मीडिया ने सुरेंद्र कोहली को निठारी का कसाई घोषित कर दिया था। मीडिया ने एक ऐसी कहानी सेट कर दी कि पूरे देश के दिमाग में बैठ गया कि यही कातिल हैं। इस भारी पब्लिक प्रेशर और शोर शराबे के बीच ये कड़वी सच्चाई कहीं दबकर रह गई कि अदालत में केस साबित करने के लिए जो ठोस सबूत चाहिए होते हैं वो तो पुलिस के पास थे ही नहीं। और इस सबका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? मुनिंदर सिंह पंधेर अक्टूबर 2023 में जेल से रिहा हो गए और 11 नवंबर 2025 को सुरेंद्र कोहली भी आजाद हो गया। सबूतों की भारी कमी और पुलिस की लचर जांच की वजह से दोनों को निठारी हत्याओं से जुड़े सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया गया। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, एक ऐसी त्रासदी जो आज भी अनसुलझी है। कानूनी फाइलें अब बंद हो चुकी हैं। अदालत ने अपना काम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में उन पीड़ित परिवारों की पीड़ा पर बहुत गहरा दुख जताया। लेकिन जरा एक पल के लिए उन गरीब माता पिता के बारे में सोचिए। वो आज भी हर दिन निठारी गांव में उसी कोठी नंबर D5 के सामने से गुजरते हैं। इस पूरी जांच प्रणाली के फेल होने का मतलब यह है कि समाज के सबसे कमजोर लोगों को पुलिस, प्रशासन और व्यवस्था सबने मिलकर धोखा दिया। न उन्हें न्याय मिला, न ही इस बात का कोई जवाब। और इसीलिए आज का ये विश्लेषण हमें एक ऐसे डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो हमारी व्यवस्था पर हमेशा एक दाग रहेगा। अगर कानूनी तौर पर सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर हत्यारे नहीं हैं, तो फिर उन 19 मासूम बच्चों और महिलाओं को इतनी बेरहमी से किसने मारा? सच जो भी हो, वो शायद आज भी उसी नाले की गहराई में कहीं दफन है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।